नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में चुनावी सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। और इसी बीच सत्ताधारी दल बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने बड़ी मांग करती है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में खुद को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव में अगर बीजेपी उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा बनाती है तो इससे फायदा मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। आपकी बातचीत तो काफी पहले से भाजपा से होती रही और ये सामने आ रहा था कि कहीं ना कहीं राज्यसभा सीट और केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपको जगह मिलने जा रही है, लेकिन आज लग रहा है कुछ नाराज हैं आप। नहीं, हमारे लोग नाराज हैं। हम काहे नाराज रहेंगे? ना मतलब राजपाट नहीं मिलना, हम नाराज तब भी कभी नहीं हो सकते। हम तो 2 साल हो गए ना, कभी बयान नहीं दिया मैंने उनसे जाके कहा केंद्रीय नेतृत्व से कि भाई आपने हमें लाया सम्मान सहित, और जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी में एक लेवल है कि जो कहती वो करती, पहले देर करे तो 370 मंदिर किया। इनका जो वादा था आरक्षण का पूरा कर दो, और उनका जो आपने कहा था केंद्र और राज्य में जगह देंगे, पावर देंगे, अगर हमें आप पावर दिए होते तो ये वादा जो आरक्षण हम पूरा करा देते। हमारे बिरादरी 15 लाख रुपया हो तो काहे को मछली मारे, और 5 दिन के अंदर 5 दिन में जमा कर दिया 3-4 लाख जेवर बेच के, और लॉकडाउन हो गया, जमा नहीं कर पाए, टेंडर कैंसिल हो गया, मछली बहा रही मांग। तो मछली थोड़ी बहा रही, वो आपका वोट, मैं तो आपके साथ आया, ये वोट बहा रहे हैं। ऐसे अधिकारी बैठे कुर्सी पर, आप तनख्वाह दे रहे हो। हमारा बिरादरी इनके तनख्वाह भी दे, हमारा बिरादरी इन अधिकारियों कलम से, तो हमें जो है, मैंने उनसे सलाह दिया कि आप अपने वादे को पूरा करो और जल्दी से जल्दी करो, जिससे कि निषाद 2022 में मैं तो आपके साथ अंतिम तक रहूंगा। आप दरवाजे से हटा दोगे तभी हटूंगा, क्योंकि लेकिन समाज आपके साथ नहीं है, दूरी बना लिया है। जब समाज नहीं रहेगा तो वोट नहीं पाओगे, तो इसलिए उनके जो मुद्दे हैं उन्हें हल कर दो। निषाद पार्टी इनके मुद्दे के हल के लिए, आरक्षण के लिए बनी है। आरक्षण पहला मेरा मुद्दा है, और उसे चूंकि लिखा हुआ है 70 साल से नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला कि मेरा कोई प्रतिनिधित्व नहीं था दिल्ली और लखनऊ में, तो हमें पावर दीजिए, तो जो लिखा है उसे हम लागू करा लें। मैंने कहा दिल्ली में एक मंत्रालय, उत्तर प्रदेश में मंत्रालय, आप ही ने कहा एक मंत्रालय। निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि आप अपने समाज की सेवा जो दर्द है उसे दूर कर लो। आप अपनी पार्टी के लोगों को भी समायोजित किया जाएगा, और आपके मुकदमे वापस किए जाएंगे, और जितने काला कानून पिछले सरकारों ने बनाए वो हटाए जाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। मैंने कुछ मांगा नहीं तब भी, नहीं आज भी, मैं तब भी वही याद, जो कहे थे वही कर दीजिए। एक आखिरी मुलाकात अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ पर आपके गृह मंत्री से, उसमें भी कुछ वादे हुए आपसे? निश्चित नहीं, यही वादे हुए। मैंने उसमें एक वादा और हुआ कि भाई आप जो कहे थे उसे करिए, आरक्षण दे दीजिए, जो मर्जी करे वो सीटें दीजिए, लेकिन सीट जरूर दीजिएगा, क्योंकि सीट नहीं रहेगा तो फिर हमारे समाज के लोग कहेंगे कि कौन उसकी लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि सपा बसपा आई तो उनकी संख्या 5-15 दरोगा होंगे, 5 हाथी 5 साइकिल के होंगे, वर्तमान सरकार के हैं। हमारे लोग एक होमगार्ड भी नहीं है। तो मैंने कहा सीट रहेगी तो हमारे समाज को है कि ये पार्टी इसीलिए बनी, सत्ता में जाएगी, आरक्षण और जो संविधान में मिला हुआ हिस्सा है सभी बिरादरी का दिलाएगी। तो ये उनको सीट जोड़ दिया उनके साथ। अभी मेरे मतलब एक मैसेज दिया कि आज जो गया भदोही, और हम 20-22 दिन से प्रवास पर हूँ, 22 दिन में देखा लगभग 10-16 जिले में जब गया कि देख रहा हूँ कि बड़ी दशा खराब है नीचे स्तर पर। तो मैंने एक सलाह भारतीय जनता पार्टी को दूंगा कि भाई 2022 अगर सत्ता में आना चाहती है तो निषाद राज को राम ने गले लगाया, तो उसी तरीके से डॉक्टर संजय और निषाद समाज को गले लगाए, इनका दर्द दूर करे। दुख दे के सुख नहीं ले सकती है। में क्या पद चाहते हैं? मैं नहीं चाहता, मैं कुछ चाहता ही नहीं, मैं आरक्षण केवल चाहता हूँ। समाज क्या चाहता है? मेरा समाज चाहता है कि मेरा आरक्षण मिले और मेरे नेता को पावर मिले और वो कार्य करा सके। अभी मेरे समाज के लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सलाह दीजिए कि भाई हर जाति का मुख्यमंत्री आपने बना दिया, उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो एक वोट बैंक है ना, झुआ भर वोट है, इनके ऊपर पौवा का लेवल था, पार्टी का लेवल लग गया। पहले पौवा भर वोट लोग मुख्यमंत्री हैं, तो उनका कहना है कि भैया निषाद समाज के बेटे के चेहरे को भी उप मुख्यमंत्री के रूप में अगर परोसे तो 2022 में आसानी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। सर देखा, लखनऊ में लगातार चल रही बीजेपी की बैठकों को लेकर डिप्टी सीएम ने इंडिया न्यूज से बात की, और इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 300 पार को एक बार फिर से दोहराने की बात की है। इस विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि यहां पर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और कल एक बड़ी बैठक भाजपा ने पार्टी कार्यालय पे की, जो रात करीब 10:30 बजे तक चली। हमसे बातचीत करने के लिए इसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, लगातार आप लोग तो चुनावी तैयारियों में हमेशा रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बैठक कल पहली बार हुई जिसमें सियासी संगठन के साथ साथ में मंत्रिमंडल के लोग भी शामिल हुए, केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल हुआ। किस तरह से देखते हैं और क्या संदेश रहा सर? ये चुनाव की दृष्टि से प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो केंद्र की राजनीति में हो, चाहे
प्रदेश की राजनीति में हो, चाहे संगठन के दायित्व में हो, सब लोग जब चुनाव कोई होता है विधानसभा या लोकसभा का, तो चुनाव से पहले एक ऐसी बैठकें होती हैं और उस बैठक में कल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। और कल की महत्वपूर्ण बैठक का एक ही निष्कर्ष है कि 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में फिर से सुशासन देने वाली सरकार, अपराध और गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश बनाने वाली सरकार, जो माफिया हैं, जो बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के अंदर रैकेट चलाने वाले लोग थे, उनको सजा देने वाली सरकार फिर से बनेगी। सर, कल एक बड़ी हलचल और भी हुई कि आखिरकार मुख्यमंत्री जी को आपको मनाने के लिए आना ही पड़ा और आपके घर पहुंचे और आपको उन्होंने मनाया। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आपको लगता है मनाने और रूठने वाली बात, ना हम कोई रूठा था ना किसी को मनाने की आवश्यकता थी। हमारे मुख्यमंत्री जी संत भी हैं और हमारे संगठन के भी शीर्ष अधिकारी, क्योंकि मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ, बेटा भी संघ का स्वयंसेवक है, और बेटे की शादी हुई कोविड के कारण, सबको उस समय ना आपको बुला पाए ना अपने तमाम सीनियर लोगों को बुला पाए, और कल मौका था, उन्होंने आकर के बच्चों को आशीर्वाद दिया। उसका राजनीतिक अर्थ बहुत सारा निकाला गया और बहुत तरीके से प्रसारित किया गया। अब उसको मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे हाथ में अगर बटन हो तो मैं दबा दूं कि नहीं ये गलत है। लेकिन सच बात यह है कि सामान्य शिष्टाचार बस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवाजी, सासरकारवाजी, हमारे क्षेत्र प्रचारक, सब लोगों ने आकर के, हमारे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी भी बच्चों को आशीर्वाद दिए। सर, संजय निषाद जी से आपकी कोई मुलाकात हुई इस बीच? नहीं, तो हमारी मुलाकात होती रहती है, मुलाकात होगी फिर होगी। सर, कह रहे हैं अगर मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं मिला तो बीच मझधार में भाजपा को छोड़ देंगे। मुझे आपको कहे होंगे, मैंने सुना नहीं है, लेकिन ना मझधार में मतलब वो छोड़ेंगे और ना हम उनको मझधार में छोड़ने देंगे। क्या लग रहा है सर, 2022 में इस बार भाजपा किसे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रेजेंट कर सकती है? ऐसा कुछ इस समय केंद्र की तरफ से? 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत के सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री चेहरा सर कौन हो सकता है? वो तो दिल्ली बताएगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो बिल्कुल यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो सियासी हलचल है वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के जो भाजपा है वो अपनी तैयारियों में जुट गया है। हालांकि ये ज़रूर है कि कई सारी छोटी पार्टियां जो यहाँ पर साथ में काम कर रही थी, उन्होंने अपनी मांगे जो हैं शुरू कर दी हैं, लेकिन भाजपा ने अभी भी अपना जो नारा है वो दे रही है कि भाजपा इस बार भी 300 के पार जाएगी। हरिओम के साथ विजय मिश्रा, न्यूज़। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 27 जून को अपने करीबी मित्र सतीश चंद्र मिश्र समेत अन्य लोगों से मुलाकात करने पुखराया पहुंचेंगे। इसके लिए RSGU PG महाविद्यालय पुखराया के मैदान और मुख्य मार्ग के किनारे हेलीपैड बनाए जाएंगे। राष्ट्रपति के मित्र सतीश चंद्र मिश्र के आवास पर पहुंचे और डीएम ने उन्हें आगमन की जानकारी दी। इस पर उन्होंने खुशी जाहिर की है। सतीश चंद्र ने कहा कि इस बात की खुशी है कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी रामनाथ कोविंद उन्हें नहीं भूले और खुद मिलने आ रहे हैं। इसके बाद डीएम ने कस्बा रोड अब स्थित RSU इंटर कॉलेज के गेट से पीछे के दरवाजे से होकर मैदान तक का रास्ता बनाने को कहा है। राष्ट्रपति यहीं पर लोगों से मुलाकात करेंगे। सिद्धार्थनगर में बीजेपी ने घोषित किया जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी शीतला सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी बनी और जिला अध्यक्ष गोविंद माधव ने पार्टी कार्यालय में इसकी घोषणा की। गोविंद माधव ने कहा कि पूरी बीजेपी एक साथ है। वहीं यूपी ATS के द्वारा पकड़े गए मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर ने पूछताछ में कबूल किया कि अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं। इसी कड़ी में कानपुर के आदित्य नाम के मूक बधिर युवक का धर्मांतरण करवाया गया, जो पकड़े गए उमर गौतम के संपर्क में था। खबरों की माने तो आदित्य का ब्रेन वॉश कर उसे इस्लाम का पाठ पढ़ाया गया। वहीं आदित्य की मां का कहना है कि 1 साल हो गए लेकिन अभी भी उनका लड़का सिर्फ इस्लामिक बातें करता है। खबरों की माने तो आदित्य से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया गया था, फिर उसे पैसों और नौकरी का लालच देकर बुलाया गया और धर्मांतरण करा दिया गया। हमारे साथ उसकी मां मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, लक्ष्मी देवी जी से, कि किस तरीके से आदित्य ने इनको क्या बताया। ये बताइए, आदित्य कब निकला था घर से, क्या कह के निकला था? आदित्य जॉब के बहाने निकला था। 10 मार्च को 11 बजे से 12 के बीच में निकला था। तब मैं घर पर नहीं थी, छोटा भाई था, तो उससे बोला हम टिफ़िन लेके जा रहे हैं जॉब के लिए, रात में आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद 2 महीने तक उसका कुछ भी पता नहीं चला, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं।
2 महीने के बाद वो मेरी बीमारी की खबर सुन के फेसबुक मैसेंजर पे कनेक्ट हुआ था। उसके बाद कनेक्ट रहा, लेकिन वो लगातार उसको खबर मिलती रही कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो मेरी तबीयत के ख़राब चलते वो यहाँ वापस आ गया है। लेकिन जब से वो आया है उसी के दूसरे दिन ये मोहम्मद उमर की जो गिरफ़्तारी का जो न्यूज़ उसने सुना है, उससे काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि ये मोहम्मद उमर जो हैं इन्होंने ही कन्वर्ज़न में उसकी मदद की थी 7,000 रुपये लेके। और उस समय उन्होंने विश्वास दिलाया था कि कभी भी फ्यूचर में तुम्हें कोई परेशान करता है परिवार वाले या समाज में, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो वो उसके लिए एक हेल्पफुल पर्सन थे। और इस समय जब वो गिरफ़्तार हो चुके हैं तो कल से वो काफ़ी सहमा हुआ है। और जो एटीएस वाले भाई लोग कल आए थे उनको उसने काफ़ी कुछ बताया है। उसकी साइन लैंग्वेज को हमने एक्सप्लेन करके बोला भी था, तो उससे तो वो लगा कि हाँ वो थोड़ा सा नॉर्मल हो रहा है। लेकिन जब सबके जाने के बाद रात में जब वो लोग गए हैं तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो पिछले साल कुछ लोग इससे कनेक्ट हुए, इसको कॉल उधर से ही आया था। इसके जाने के बाद पता चला कि वो केरल और वेस्ट बंगाल के लोग हैं। उन लोगों ने धीरे धीरे जो है इसको अपने गिरफ्त में लिया, इस्लाम धर्म के बारे में बताया, अच्छी अच्छी बातें बताई। फिर जो हिंदू के डाउट्स थे जो मैंने अभी शो किए थे, वो सारी चीज़ें इसके दिमाग में भर दी कि जैसे हिंदू लोगों का पहनावा है ये ठीक नहीं है, मुस्लिम लेडीज़ें ढक के रहती हैं उस तरह से अच्छा है, और ये ईश्वर के अलग अलग रूप हैं ये सब ठीक नहीं है, और ये अग्नि में जलाया जाना मरने के बाद ये सही नहीं है, दफनाना ठीक है, जलने से हमें डर लगता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे वो पूरी तरह टोटली डिस्टर्ब है, वो ठीक नहीं हो पा। एटीएस के भाई लोग कल आए थे, उन लोगों ने काफ़ी देर बातचीत की है। इसके पुराना जो ये जाने के पहले मोबाइल चलाता था और वहाँ से जो ले के आया है वो दोनों मोबाइल ले गए हैं। इसके पास एक कॉपी थी जिसमें रोज़ा, कुरान, नमाज के बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी थी, और इसके पास कुछ पेपर था जैसे कोविड का टेस्टिंग रिपोर्ट था, और एक कुछ खतना टाइप का कुछ कराया गया है वहाँ पर, तो उसका सर्टिफिकेट, इस तरह की चीज़ें ले गए हैं वो। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज़। वहीं गोंडा के मनकापुर थाना क्षेत्र में एक युवती को कई दिनों से परेशान किया जा रहा था और लड़की घर के बाहर गई तो मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पहले तो युवती के साथ दूसरे समुदाय के दबंग युवक द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, फिर जबरन उसे घर से उठाकर ले जाने के बाद युवती पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने और धर्मांतरण कराने पर 2 लाख रुपए देने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो काफी समय बिताने के बाद पुलिस एक्शन में आई और फिर दुराचार की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। मिर्जापुर में 2 शराब माफियाओं की संपत्ति कुर्क की गई है और 2 भाइयों कमलेश और संजय मौर्य की संपत्ति कुर्क की गई है। अपराधी अनूप टाइगर के ये दोनों भाई साथी हैं और 2 वाहन और मकान पर ताला लगा मिला। जब्त की गई संपत्ति करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। और यहां आपको बता दें कि ये पूरा मामला सामने आया है और मिर्जापुर में 2 शराब माफियाओं की संपत्ति इस दौरान कुर्क की गई है। वहीं महोबा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला और 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं शहर कोतवाली क्षेत्र में बजरिया मोड़ का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया। फिरोजाबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ मारपीट हुई और सीसीटीवी में यह मारपीट की पूरी घटना कैद हो गई। बैंक एटीएम के अंदर कहासुनी हुई थी और एटीएम में कैश डालने के लिए पीड़ित आया हुआ था। 2 अन्य युवकों ने जमकर इस दौरान पिटाई की और मामले की तफ्तीश में फिलहाल अब पुलिस जुट चुकी है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, थाना टूंडला क्षेत्र के एटा रोड का ये मामला बताया जा रहा है और सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की ये पूरी घटना कैद हो गई। दरअसल एटीएम में पैसे निकालने के लिए शख्स आया था, लेकिन इसी दौरान उसके साथ मारपीट होती है।
ग्रेटर नोएडा जिला कारागार के अंदर का काला कारनामा, कैदियों को सुविधाओं के नाम पर काला कारोबार, नाजायज सुविधाएं उपलब्ध कराने का रैकेट सामने आया है। कोरोना काल में आप लाखों रुपए के लेन देन हुए हैं और पेटीएम के जरिए वसूली की जा रही थी। जेल के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे मामले पर अभी तक संज्ञान नहीं था। पहले भी कैदियों से चरस और मोबाइल बरामद हो चुके हैं। जेल प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया है और जिला लुक्सर कारागार का ये मामला है, जहां ग्रेटर नोएडा इकोटक प्रथम में ये कारागार स्थित है और कैदियों को सुविधाओं के नाम पर ये काला कारोबार चल रहा था। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर श्रावस्ती से, जहां दलित युवक की लाठी डंडों से इस दौरान पिटाई की गई है। पुराने विवाद को लेकर के ये पिटाई की गई है। पुराना विवाद बताया जा रहा है, जिसकी वजह से ये मारपीट की गई है। पुलिस ने घायल युवक को इकोना अस्पताल भेजा है। डॉक्टरों ने जिला अस्पताल भिनगा रेफर कर दिया है और पुरानी सब्जी मंडी के पास ये घटना हुई। वहीं कानपुर देहात में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महिला और युवक के साथ ये मारपीट की गई और करीब 1 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज कराई है, शिकायत दर्ज कराई है। थाना मंगलपुर क्षेत्र के बहेरा गांव का यह मामला है और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस तक जानकारी दी गई है। शिकायत पुलिस में की गई है और जमीनी विवाद को लेकर के ये मारपीट हुई है। इसको लेकर के ये तस्वीरें भी सामने हैं और जमीन का ये विवाद पहले से चला रहा था। इसको लेकर के ये मारपीट सामने आई। आगरा में रेप पीड़ित महिला और उसके पति को धमकी दी गई और दंपति पर राजीनामा का दबाव बना रहे थे दबंग। राजीनामा नहीं करने पर गांव छोड़ने का दबाव बनाया गया। इस दौरान पीड़ित दंपति ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। वहीं पूर्व प्रधान और उसके साथियों ने इस दौरान गैंगरेप किया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों पर इस दौरान मुकदमा दर्ज किया। मामले की पिनाहट पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के नजर बनाई है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। बरेली की खबर है, जहां पर फर्जी दरोगा का खुलासा हुआ है और उगाही करते हुए रंगे हाथों उस फर्जी दरोगा को पकड़ा गया। आरोपी के पास से एक कार बरामद हुई है। कार पर पुलिस का मोनोग्राम लगा हुआ था। निजी रिवॉल्वर लगाकर वसूली करता था। होमगार्ड को शक होने पर पूछताछ की गई और इस दौरान होमगार्ड ने फर्जी दरोगा का पर्दाफाश किया। तो उगाही करते हुए रंगे हाथों फर्जी दरोगा को पकड़ा गया था। दरअसल पिछले कुछ समय से पूरे इलाके के अंदर ये शख्स सक्रिय था और लगातार उगाही कर रहा था। लेकिन ऐसे में जब जानकारी मिली और दरअसल कार पर पुलिस का मोनोग्राम लगा हुआ था और इसी वजह से लोग डर जाते थे और ये भरोसा कर लेते थे कि ये पुलिस की ही अधिकारी है। लेकिन फर्जी दरोगा का इस दौरान खुलासा होता है। वहीं मुरादाबाद में बच्चे मौत की छलांग लगा रहे हैं। रामगंगा नदी में नहाने के लिए बच्चे जाते हैं और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। पिछले साल 3 लोगों की डूबने से इस दौरान मौत हुई थी। मुगलपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर बच्चे अब इस तरीके से छलांग लगा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन इन सब से सबक लेते हुए भी कोई एहतियाती कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार कम हो रहा है, जिसके चलते कोरोना कर्फ्यू में भी अब लोगों को राहत मिली है। जो कर्फ्यू अभी तक शाम 7 बजे तक था, उसको बढ़ाकर अब रात 9 बजे तक कर दिया गया। यानी 2 घंटे का एक्सटेंशन मिल चुका है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। हमने लखनऊ के हजरतगंज इलाके का जायजा लिया है, जहां पर लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं। कोरोना केसेस कम हो
होते ही जो कर्फ्यू है उसको एक्सटेंशन मिला है 2 घंटे का, और इसके चलते जो लोग हैं उन्होंने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। इसमें एक डिसएडवांटेज जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो कोरोना गाइडलाइंस है उसका पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं हजरतगंज इलाके में, जो यहाँ का सबसे पॉश एरिया माना जाता है। वहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ किस तरीके से है। यहाँ पर कहीं से नहीं लग रहा है कि देश अभी भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। लोग जिस तरीके से बाहर निकल रहे हैं, खुला घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो बिल्कुल उसका पालन नहीं हो रहा है। लोग मास्क में भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अगर वो कैमरे को देखते हैं तो वो मास्क लगा देते हैं, ये तक आलम है। तो जिस तरीके से यहाँ पर लोग बाहर घूम रहे हैं, जो वायलेशन हो रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करूँ तो आप खुद देख सकते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो दुकानें हैं वो भी खुल गई हैं, और लोग वहाँ पर भी लगातार भीड़ लगाए हैं जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। मास्क में भी नहीं है लोग। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ भीड़ है, ये साफ जाहिर कर रही है कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार वायलेशन हो रहा है। और एक ऐसा भी आलम है जब अभी 3rd वेव हिट होने वाली है, वो भी हिट करने वाली है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर अभी हमने सीरियसनेस नहीं बरती तो कहीं ना कहीं देश फिर से खतरे में आ सकता है। आप एक हमारे साथ भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। दादा, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? सर, मास्क लगाने से मेरे बहुत बड़ी बीमारी जो जुबान में बन जाती है, इसलिए मेरा गर्दन नहीं चल पाता। कहाँ तक लगाएं, बहुत मजबूरी है। यहाँ पर तमाम एक्सक्यूज़ेज़ हैं लोगों के पास मास्क ना लगाने के लिए। फ़िलहाल ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है, जो मास्क है वो नहीं लगा रहे हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। तो ये अभी स्थिति है फ़िलहाल कोरोना के एक्सटेंशन की, और जिस तरीके से जो दो घंटे एक्सटेंड हुए हैं उसका आलम फ़िलहाल सूबे की राजधानी लखनऊ की बात करें तो ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़। अलीगढ़ के टप्पल इलाके के नूरपुर में अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने मंदिर का शिलान्यास किया। सांसद ने कहा कि गांव में कोई भव्य मंदिर नहीं होने के कारण इस मंदिर का निर्माण किया गया। शिलान्यास के दौरान ग्रामीणों के साथ स्थानीय नेता भी उपस्थित रहे और सांसद सतीश गौतम ने कहा कि इस गांव में कोई भी हिंदुओं के लिए मंदिर नहीं था, इसीलिए इस मंदिर का शिलान्यास किया गया है। आगामी आने वाले दिनों में ये भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। ये मंदिर मुख्य सड़क पर होगा, जिससे यहां से गुजरने वाले राहगीर भी भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाएगी। सिद्धार्थनगर में पैदा किए जाने वाला काला नमक चावल अब देश और विदेश के लोग फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन खरीद सकेंगे। काला नमक चावल अपनी खुशबू और गुणों के चलते देश विदेश में खासी पहचान बना चुका है, लेकिन विश्व की बाजार में जगह न मिलने की वजह से इस चावल का उत्पादन करने वाले किसान निराश होकर कम उत्पादन करने लगे थे। यूपी में योगी सरकार के बनते ही सिद्धार्थनगर की धरोहर काला नमक चावल को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में चुना गया, जिसके बाद किसानों ने उत्पादन बढ़ाया। अब सरकार के प्रयासों से ये चावल देश विदेश के लोग ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे। फ्लिपकार्ट से डील होने के बाद 250 किलो की पहली खेप शीतल पांडे ने भेजी, जिसका शुभारंभ वर्चुअल मोड से अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने लखनऊ से किया। वहीं जिलाधिकारी दीपक मीणा ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।